हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर हमारा तो अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर चल रहा था, तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बीच में से कहां से आ गया? तो सुनना भाई, बहुत से स्टूडेंट्स के ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं स्कूल में, तो उसमें भाई ये चैप्टर आने वाला है, इसलिए अभी हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, और जो बचे हुए हमारे अकाउंटिंग रेशियोज हैं उसको हम इसके बाद करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाद में हो जाएगा क्लियर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, अच्छा अब भाई ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। जो कंपनी है उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं क्या क्या होते हैं बताया था ना भाई, याद है या नहीं है? क्या क्या होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट्स एंड द लास्ट वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो भाई मैं बैलेंस शीट आपको पढ़ा चुका हूं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ा चुका हूं, नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है वो भी बता चुका हूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट बाकी था। तो भाई वो आज कंप्लीट, मतलब वो आज अपन देख लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। वैसे भाई वास्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, तो भाई आज अपन ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको आज अपन देखते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ये समझने से पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है वो समझना जरूरी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ये समझने से पहले हम समझेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है। ठीक, तो भाई इस चीज को समझने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, लेट्स टेक एन एग्जांपल लेते हैं भाई। मान लेते हैं भाई एक बंदा है, ठीक, ये बंदा दिख रहा है ना आपको, एक बंदा है और इस बंदे का नाम है जॉन। अभी जो बंदा है जॉन, इसकी एक बेकरी है। जॉन की क्या है भाई? एक बेकरी है। अब इस बेकरी में भाई बहुत सारी चीजें बनाता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है? इसकी स्पेशलिटी है केक्स। मतलब भाई ये जो जॉन है ये बहुत अच्छे केक्स बनाता है। ठीक, अब सुनना भाई, ये जो जॉन है जिसकी बेकरी है बहुत अच्छे केक्स बनाता है। अब भाई ये 1000 रुपये के इंग्रेडिएंट्स लेके आया केक बनाने के लिए। केक बनाने के लिए जो जॉन है वो 1000 रुपये के इंग्रेडिएंट्स लेके आए। इंग्रेडिएंट्स मतलब वही जो भाई केक में लगेगा सब, 1000 रुपये के इंग्रेडिएंट्स लेके आए। और इस 1000 रुपये के इंग्रेडिएंट्स से इसने भाई बनाए केक्स, और केक्स की जो कीमत उसने डिसाइड की वो डिसाइड की 5000 रुपये। आया समझ क्या बोल रहा हूँ? जॉन जो कि एक बेकरी वाला है, केक्स इसकी स्पेशलिटी है, 1000 रुपये के इंग्रेडिएंट्स लेके आए केक्स बनाने के इसके, और इन इंग्रेडिएंट्स से इसने बनाए बहुत सारे केक्स, और उन केक्स की कीमत बहुत सारे मतलब 8-10 जितने भी हैं, और उनकी कीमत इसने रखी 5000 रुपये उसकी कीमत रखी सारे केक्स की। अब सुनना, अब ये जो जॉन है इसकी दुकान पर भाई, इसकी जो बेकरी शॉप है, एक कस्टमर आया और उस कस्टमर ने इन 5000 रुपये के केक्स को खरीद लिया। उस कस्टमर ने इन 5000 रुपये के केक्स को खरीद लिया। तो भाई यहां पर हुआ ये, बनाए भाई जो केक्स उसने 5000 रुपये के, उसकी लागत कितनी थी, उसमें इंग्रेडिएंट्स कितने के लगे थे? 1000 रुपये। तो इस हिसाब से देखें कि 1000 रुपये के इंग्रेडिएंट्स लगे और 5000 रुपये के उसने केक्स बनाए, तो भाई इस हिसाब से जो भाई जॉन है उसको प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? जॉन को प्रॉफिट हुआ 4000 रुपये का। हुआ भाई 4000 रुपये का प्रॉफिट जॉन को। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये जो जॉन है इसकी बिजनेस की स्थिति कैसी है, तो आपने बोला सर 4000 रुपये का प्रॉफिट कमाया 1000 रुपये लगाकर, तो भाई बहुत अच्छी स्थिति है इसके बिजनेस की, बहुत अच्छी स्थिति है इस जॉन के बिजनेस की। क्यों? बिकॉज आप देख रहे हो कि 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ 1000 रुपये की लागत लगाने से। क्लियर? तो आप बोल रहे हो सर कंडीशन बहुत अच्छी है, बंदे का बिजनेस बहुत अच्छा है। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि ये जो कस्टमर आया था जो 5000 रुपये के केक्स लेके गया है, ये उधारी में इन केक्स को लेके गया, क्रेडिट में लेके गया, तो भाई फिर तो ये प्रॉफिट तो हुआ 4000 रुपये का। लेकिन अगर अपन बात करें कैश की, तो क्या अभी जॉन के पास कैश है? हम ये एज्यूम कर रहे हैं उसके पास भाई कुछ भी, मतलब उसकी बेकरी में और कुछ नहीं, सिर्फ इसी एग्जांपल से सारी चीजें समझ रहे हैं। ब्रेड वो सब साइड में कर दो, समझ में आया? तो भाई जॉन की जो 4000 रुपये का प्रॉफिट है उसको आप देख के बोल रहे हो सर कंडीशन अच्छी है। क्यों? क्योंकि 1000 रुपये लगाए, 4000 रुपये का मुनाफा कमा लिए। लेकिन मैं आपसे ये बोलूं, जो कस्टमर है वो उधारी में इन 5000 रुपये के केक्स को लेके गया, उधारी में क्रेडिट में इन 5000 रुपये के केक्स को लेके गया, तो प्रॉफिट इज देयर, 4000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन भाई अगर अपन बात करें कैश की,
तो भाई जॉन के पास अभी जीरो कैश है, उसके पास कैश है ही नहीं। तो मतलब ये कि भाई प्रॉफिट इज देयर, बट अगर उसकी कैश की पोजीशन की बात करें, कैश की पोजीशन की बात करें, तो कैश अभी उसके पास क्या है, जीरो। तो भाई इस एग्जांपल से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर सपोज हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाना चाहते, किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते, तो ये नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट देखा और भाई पैसा लगा दिया। भाई प्रॉफिट देखा, पैसा लगा दिया, वो भाई आपको बहुत नुकसान दे सकता है। क्यों नुकसान दे सकता है? क्योंकि भाई यहाँ प्रॉफिट है, लेकिन भाई उसके पास कैश की पोजीशन क्या है, जीरो है। मतलब भाई अगर आप अगर उससे आप पैसा मांगो या उसको अगर अपने एक्सपेंसेस इंस्टेंटली पे करने पड़ गए, तो कहां से पे करेगा भाई? बिकॉज राइट नाउ ही हैज जीरो कैश। आया समझ? तो समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं कि भाई हमें प्रॉफिट के साथ साथ कैश की पोजीशन भी देखना है कि बिजनेस में कैश की स्थिति क्या है, क्योंकि भाई उसी कैश के बेसिस पे ही तो वो पेमेंट्स कर पाएगा, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर पाएगा, और भी बहुत सारे खर्चे। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूं? तो भाई बताना ये चाह रहा हूं कि सिर्फ प्रॉफिट के बेसिस पर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, या कोई भी कंपनी अच्छी है या बुरी है उसका कंक्लूजन नहीं निकालते। प्रॉफिट के साथ साथ हमें कैश की पोजीशन भी जानना जरूरी है, और कैश की पोजीशन भाई हमें पता चलती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। तो अब देखते हैं भाई कि अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। ठीक, चलिए अब सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। उससे पहले भाई इस कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा नाम सुन लो क्या होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश एंड कैश इक्विवेलेंस फ्लो स्टेटमेंट। इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है भाई? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, बुक में आपको जरूर ये दिख रहा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, बट इसका पूरा नाम भाई है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस फ्लो स्टेटमेंट। ठीक, चलिए तो आप समझते हैं भाई ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। अच्छा, फ्लो स्टेटमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होता है वो अपन समझते हैं। क्या बताने वाला हूं भाई आपको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक, ध्यान से देखना। सबसे पहले भाई कैश मतलब भाई हमें नॉर्मल भाषा में पता है पैसा, लेकिन भाई इन अकाउंटिंग भाई एज पर कंपनीज एक्ट कैश क्या होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सुनना, कैश मतलब कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। अकाउंटिंग में कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैश क्या है? कैश मतलब जो पैसा आपके हाथ में, जिसे हम बोलते हैं कैश इन हैंड। हाथ मतलब आपके बिजनेस में जो रखा हुआ है, और वो पैसा जो आपके बैंक के खाते में रखा है उसे हम बोलते हैं कैश एट बैंक। तो भाई एज पर कंपनीज एक्ट कैश जो है इसके अंदर इन दोनों को कंसीडर किया जाएगा, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। समझ आए क्या बोल रहा हूं? और एक और खास बात, जो भाई बैंक में पैसा होता है वो दो तरीके से, मतलब बैंक में जो हमारा पैसा डिपॉजिटेड होता है, जो जमा होता है, वो दो टाइप का होता है। एक होते हैं भाई हमारे टाइम डिपॉजिट्स, और एक होते हैं हमारे डिमांड डिपॉजिट्स। कैश एट बैंक के बारे में जो थोड़ा बता रहा हूं देख लो। बैंक में जो पैसा हमारा डिपॉजिट होता है, जमा होता है, ये भाई दो टाइप से हो सकता है। एक होता है भाई हमारा टाइम डिपॉजिट, और एक होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट। एक होता है हमारा टाइम डिपॉजिट और एक होता है हमारा डिमांड। टाइम डिपॉजिट मतलब भाई फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब ऐसा डिपॉजिट बैंक में जमा आपका वो पैसा जिसे आप एक फिक्स्ड ड्यूरेशन तक नहीं निकाल सकते, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद ही आप निकाल सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या? टाइम डिपॉजिट। और डिमांड डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। मतलब बैंक में डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जो सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है, उसमें से पैसा आप आपकी जरूरत के हिसाब से जब चाहो तब निकाल सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूं? तो सुनना जरा ध्यान से। ये जो हमारा कैश एट बैंक है, जो कैश में जो हमारा पैसा है, उसमें हमें टाइम डिपॉजिट नहीं लेना, वो पैसा जो हम अपनी मर्जी पर विड्रॉ कर सकते हैं, जब जरूरत पड़े तब निकाल सकते हैं, तो उस कैश को कंसीडर करना है। तो कैश एट बैंक कौन सा वाला भाई? जिसे हम अपनी डिमांड पे निकाल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या? डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। आ रहा है समझ? तो कैश मतलब समझ में आया? एज पर कंपनीज एक्ट, कंपनी का जो कानून है उसके हिसाब से कैश क्या है? कैश इन हैंड
प्लस कैश एट बैंक। समझ आया भाई? क्लियर? अच्छा, अब ये भाई कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है विच इज इक्वल्स टू कैश। कैश इक्विवेलेंट्स मतलब जो भाई कैश के बराबर है, जो कैश के जैसे एक्ट कर सकता है। कैश के जैसे एक्ट कर सकता है मतलब जैसे भाई सपोज मुझे आज कोई चीज खरीदनी, सामान खरीदना, लेट सपोज 100 रुपीज का, मेरे वॉलेट में 100 रुपीज है, मैंने 100 रुपीज निकाले, बंदे को दिए, चीज मेरे पास आ गई। बट क्या सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि मैं उसे नगद नारायणी दूं तो ही मुझे सामान मिलेगा? भाई मैं पेटीएम भी तो कर सकता हूं, मैं डेबिट कार्ड से भी तो पेमेंट कर सकता हूं, मैं क्रेडिट कार्ड से भी तो पेमेंट कर सकता हूं। तो ये क्या है भाई? ये कैश जैसे एक्ट कर रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं क्या? कैश इक्विवेलेंट। जो चीजें कैश के बराबर हैं, जो कैश जैसे एक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। लेकिन भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैश इक्विवेलेंट जो कैश के बराबर, उसे वो किसको माना गया उसे ध्यान से समझना। कैश इक्विवेलेंट्स मतलब ये भाई कंपनी एक्ट के हिसाब से इट इज करंट इन्वेस्टमेंट। सुनना भाई, ऐसे इन्वेस्टमेंट मतलब भाई आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक, और आपने जो शेयर्स खरीदे, अगर उन शेयर्स को आप अपनी मर्जी पर जल्दी से जल्दी बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसे हम बोलते हैं क्या? करंट इन्वेस्टमेंट। अगर मैं और प्रिसाइसली बात करूं, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो भाई आपने किसी शेयर्स में या किसी भी बैंक में डिपॉजिट या कहीं पर भी आपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखे, और उन इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप 3 महीने के अंदर, उन इन्वेस्टमेंट्स को अगर आप 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, तो ऐसे करंट इन्वेस्टमेंट्स भी कैश के बराबर के ही माने जाएंगे और उसे हम बोलेंगे क्या? कैश इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे भाई? कैश इक्विवेलेंट्स। और अगर अपन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसको कुछ और नामों से भी बोला जाता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग चाहे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम होता है, इससे हम लोग मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं भाई? इसे हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये क्या होते हैं भाई? हमारे कैश इक्विवेलेंट, मतलब विच इज इक्वल्स टू कैश। तो समझ आया भाई कैश क्या होता है, कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब भाई फिर से बता रहा हूं, ऐसे इन्वेस्टमेंट जो आपने किसी दूसरी कंपनी में या कहीं पर भी करके रखे हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट है जरूरत पड़ने पर आप उसको तुरंत बेचकर कैश ले सकते हो, तो उसे हम कैश इक्विवेलेंट ट्रीट करेंगे। आया समझ? लेकिन उसको कैश में कन्वर्ट करने की जो अवधि है, इट शुड बी 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने के अंदर अगर वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट। समझ आया? तो भाई होप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है वो आपको समझ में आया। क्लियर है? अच्छा, अब देखना जरा कि भाई अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सुनना, तो भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बार बार बोलने की जगह मैं अगर अब कैश बोलूं तो कैश से आपको यही मानना है कि मैं बात कर रहा हूं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की। समझ आया क्या बोल रहा हूं? अगर मैं कैश बोल रहा हूं तो आपको क्या मानना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो बार बार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नहीं बोलूंगा, कैश बोलूंगा, तभी आपको अपने आप समझ जाना चाहिए क्या कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो फिलहाल भाई ये कैश इक्विवेलेंट्स में रब कर दे रहा हूं। सुनना, अब भाई सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि कैश के फ्लो के बारे में बताता है। कैश के फ्लो के बारे में, मतलब कैश का जो फ्लो है भाई, कैश का फ्लो मतलब हिंदी भाषा में मतलब बहाव, प्रवाह, ठीक। लेकिन अब ये फ्लो क्या होता है? सुनना, कैश का जो फ्लो है वो भाई बिजनेस में 2 टाइप का हो सकता है। कैश का जो फ्लो है बिजनेस में 2 टाइप का हो सकता है। एक होता है भाई हम लोग का इनफ्लो ऑफ कैश और एक होता है हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश। कैश का जो फ्लो बिजनेस में होता है, एक होता है भाई हमारा इनफ्लो ऑफ कैश और एक होता है हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश मतलब एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज मान लेते हैं भाई हमने कोई सामान बेचा, वो सामान हमारे पास से गया, लेकिन जब सामान हमारे पास से गया तो बदले में सामने वाले बंदे को, जिसको भी हमने वो सामान बेचा था, उसने हमें पैसा दिया, तो पैसा बिजनेस में आया, तो भाई इसे हम बोलेंगे क्या? इनफ्लो ऑफ कैश। आया समझ? क्लियर? उसी तरीके से मान लेते हैं हमने कोई फर्नीचर या कोई मशीन खरीदी। अब फर्नीचर या मशीन खरीदी वो तो हमारे पास आई, लेकिन भाई सामने वाले को पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो पैसा अपन ने दिया, तो ये क्या हो गया भाई हमारा? ये हो गया हम लोग का आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ आया भाई? क्लियर है? तो इनफ्लो ऑफ कैश क्या होता है? मतलब कैश का आना, और आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब क्या होता है? कैश का जाना। समझ आया? तो अब आप बोलोगे सर ये जो इनफ्लो ऑफ कैश और जो आउटफ्लो ऑफ कैश है, जो कि हमें ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है,
ये तो हमने 11th में ही पढ़ लिया, ये चैप्टर मतलब क्या आपने 11th में पढ़ लिया? नहीं भाई, 11th में आपने पढ़ी थी क्या? 11th में आपने पढ़ी थी कैश बुक। तो कैश बुक जो थी वो भी तो यही बताती थी कि कैश कितना आया और कैश कितना गया। मतलब कैश बुक में दो साइड थे ना, एक डेबिट साइड मतलब पैसा आता था, हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, पैसा जाता था तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते। तो जब कैश बुक से हमें पता लग जाता है कि भाई कैश का इनफ्लो कितना हुआ है, कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है, तो क्या जरूरत है फिर इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने की? तो सुनना भाई ध्यान से, जो हमारी कैश बुक होती है ये हमारी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है। क्या होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, मतलब हर चीज छोटे छोटे से ट्रांजैक्शन कैश के इस बुक में रिकॉर्डेड होते हैं। लेकिन अगर हमें डिसीजन मेकिंग करनी है, मतलब कोई निर्णय लेना है, तो भाई पूरी कैश बुक पढ़ते नहीं बैठेंगे, क्योंकि पूरी कैश बुक पढ़ते बैठेंगे बहुत टाइम हो जाएगा। आ रहा है समझ? हमें चाहिए क्या? समराइज कैश इंफॉर्मेशन। और वो जो समराइज कैश इंफॉर्मेशन है वो हमें कहां से मिलेगी? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। समझ आ रहा है? तो बताना ये चाह रहा हूं कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है बेसिकली इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये भाई कैश बुक की क्या है? समरी। कैश बुक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताती है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट समराइज फॉर्म में कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को बताता। होप समझ में आया भाई? कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो की समरी बताता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं वो हमने देखा। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम का मतलब हमने देखा ना भाई, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं वो भी हमने देखा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम क्या है, उसका नाम का मतलब क्या है वो भी हमने देखा। अब अपन देखेंगे कि भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। क्या देखने वाले हैं अब हम लोग कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए करना क्या पड़ता है। तो सुनना भाई, क्या करना पड़ता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए। सुनना भाई, कोई भी बिजनेस हो, हर बिजनेस में होती एक्टिविटीज। बिना एक्टिविटीज के बिजनेस चल ही नहीं सकता भाई, कुछ ना कुछ गतिविधियां एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी तभी तो बिजनेस चलेगा। तो कोई भी बिजनेस अगर चलाना है तो उसके लिए करनी पड़ती है एक्टिविटीज। तो भाई सुनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं, बिजनेस की जो गतिविधियां होती हैं, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब वो 3 पार्ट्स क्या क्या, ये रहा भाई स्क्रीन के सामने, ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। क्या क्या भाई? एक होती है भाई हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स क्या क्या भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर से एक बार भाई, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इसको पहले अपन समझ लेते हैं, क्योंकि भाई पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इन तीनों एक्टिविटीज के इर्द गिर्द ही पूरा चैप्टर घूमता है। तो भाई इन तीनों एक्टिविटीज को अच्छे से जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया भाई? 3 एक्टिविटीज क्या क्या, फिर से बता रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग। तो भाई इन तीनों एक्टिविटीज को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इन तीनों एक्टिविटीज को अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक छोटी सी किराने की दुकान। किराने की दुकान हो भाई सबने देखी है, कैसी दिखती है, छोटी सी किराने की दुकान है, ठीक। अब सुनना, अब वो किराने की दुकान जो है उसमें भाई डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज होंगी तभी तो वो दुकान चलेगी। अब सुनना, जैसे किराने की दुकान वाला है, ठीक, वो किराने की दुकान वाला भाई डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करता है। तो पहले मैं आपको भाई किराने की दुकान में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर क्या क्या आता है वो आपको समझाता हूं कि भाई जो किराना शॉप है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या है। देखो ऑपरेटिंग का मतलब ऑपरेट करना, चलाना। तो बिजनेस की जो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज है, मतलब वो एक्टिविटीज जिससे बेसिकली बिजनेस कमाई कर रहा है, वो कहलाती क्या भाई? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे भाई किराने की दुकान है, अब किराने की दुकान वाले के लिए सुनना, उसकी जो बेसिक काम है क्या, किराने की दुकान चला रहा, तो बेसिक काम क्या है? किराने का सामान खरीदना, किराने का सामान बेचना, किराने की सामान उधारी में खरीदना, किराने का सामान उधारी में बेचना, बिजली का बिल देना, दुकान का किराया देना, कोई कर्मचारी अगर दुकान पे काम कर रहा है तो उसकी सैलरी पे करना, ये सब भाई उसकी रोजमर्रा की जो उसकी दुकानदारी है उसका एक हिस्सा है। तो ये जो एक्टिविटीज हैं जो उसको उसकी किराने की दुकान को चलाने के लिए लगती हैं वो आपकी काहे में आएंगी भाई?
ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ आया भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या। अब सुनना, अब दूसरी एक्टिविटी हमारी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है भाई सुनना। जैसे जो किराने की दुकान वाला है भाई, किराने की दुकान वाले ने अपनी दुकान के लिए एक फर्नीचर खरीदा। किराने की दुकान वाले ने अपनी दुकान के लिए एक फर्नीचर खरीदा। अच्छा, क्या उसका बिजनेस फर्नीचर का है? क्या वो फर्नीचर में ही ऑपरेट कर रहा है? क्या फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है? नहीं भाई, उसका धंधा पानी का है, उसका धंधा पानी तो किराने का है। तो अगर कोई दुकानदार, किराने का दुकानदार फर्नीचर खरीदता है तो वो उसकी भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि उसने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, फर्नीचर में पैसा लगा दिया जो उसको लंबे समय तक काम देगा। तो समझ में आया भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है। तो भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली हमारे फिक्स्ड एसेट्स से डील करता है, फिक्स्ड एसेट्स या फिक्स मतलब नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से डील करता है। तो भाई बिजनेस मैन अगर फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहा है या फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहा है, जैसे भाई दुकानदार ने फर्नीचर खरीदा, दुकानदार ने फर्नीचर बेचा, दुकानदार ने मशीन खरीदी, दुकानदार ने मशीन बेची, तो ये भाई उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के पार्ट है। क्या है भाई? ये उसके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट। समझ आ रहा है भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या। अच्छा, एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर एक फर्नीचर की दुकान वाला है और वो फर्नीचर की दुकान वाला जो है, अगर वो फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी? क्या होगी भाई, जरा सोच के बताओ। अब आप बोलोगे सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी क्योंकि फिक्स्ड एसेट खरीद। नहीं भाई, गलत बताया आपने। फर्नीचर की दुकान वाले के लिए फर्नीचर का खरीदना उसकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि फर्नीचर उसके लिए फिक्स्ड एसेट थोड़ा ना। वो फर्नीचर क्यों खरीद रहा है भाई? बेचने के लिए। तो उसका तो एक काम ही है फर्नीचर खरीदना, फर्नीचर बेचना, फर्नीचर बनाना, फर्नीचर बेचना। तो ये उसका मेन काम है, ये उसी में ऑपरेट कर रहा है। तो फर्नीचर की दुकान वाला अगर फर्नीचर खरीदता है तो वो उसकी भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। समझ आ रहा है भाई, दिमाग में बैठ रहा है क्या बता रहा हूं? क्लियर है? अच्छा, अब अपन तीसरी एक्टिविटी देखते हैं। थर्ड एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बिजनेस की जो भाई तीसरी एक्टिविटीज है दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है? अच्छा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को समझने से पहले भाई फाइनेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, फाइनेंस का मतलब होता है पैसों की जरूरत को पूरा करना। फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसों की जरूरत को पूरा करना, दैट इज फाइनेंस। अब जैसे किराने की दुकान वाले ने, सपोज उसको पैसे की जरूरत थी, अपने मान लेते हैं उसको किराने की दुकान को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, उसको पैसे की जरूरत थी और पैसे की जरूरत के लिए उसने बैंक से लोन ले लिया। तो उसको पैसे की जरूरत थी तो बैंक से जो लोन उसने लिया है, वो क्या है भाई? उसकी कौन सी एक्टिविटी है? पैसे की जरूरत थी ना, फाइनेंस कर लिया उसने बैंक से लोन लेकर। तो भाई बैंक से लोन लेना, अब लोन लिया तो ब्याज भी देना पड़े, तो बैंक से लोन लिया, लोन पे ब्याज दिया, ये सब क्या है? उसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। समझ आ रहा है भाई? क्लियर है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब बेसिकली जो मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग, जिससे बिजनेस कमाई कर रहा है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मतलब बेसिकली परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स को एक्वायर करना, वो हमारा क्या होते हैं भाई? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड द लास्ट वन इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लोन लेना, शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा लेना, डिबेंचर्स इशू करके पब्लिक से पैसा लेना, ये हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंतर्गत आता है। तो होप भाई एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है समझाए। तो क्लियर है भाई तीनों टाइप की एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, फाइनेंसिंग क्या होता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होता है, इसको और अच्छे समझने के लिए भाई अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक। इससे आपको और अच्छे से समझने में मदद मिलेगी कि बेसिकली भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, इन्वेस्टिंग में क्या क्या आता है और फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है। लेकिन सुनना, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। सुनना क्या बता रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनीज जो होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होती है भाई हमारी फाइनेंशियल कंपनीज और एक होती है हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। क्या बता रहा हूं, कंपनीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक फाइनेंशियल कंपनीज और दूसरी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। ऐसी फाइनेंशियल, पहले फाइनेंशियल कंपनीज क्या होता है,
बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इवन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक मन्नपुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, ये सब भाई फाइनेंशियल कंपनीज के अंतर्गत आएंगी। मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जो भाई लोन देते हैं, उसके बाद डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा अपने पास रखते हैं, वो क्या कहेंगे, कहलाएंगे हमारी फाइनेंशियल कंपनी। एग्जांपल बताया मैंने भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, HDFC, मुथूट फाइनेंस, अपना मन्नपुरम गोल्ड, ये सब हमारी फाइनेंशियल कंपनीज, समझ में आया। और अदर देन दैट, जो मतलब फाइनेंशियल कंपनीज ये जो जिनके मैंने नाम लिए, जो मतलब फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उसके अलावा बाकी जो भी बची हुई कंपनीज हैं, मतलब ये जो कंपनीज होती हैं बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, इसके अलावा दूसरी जो भी कंपनीज होंगी, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, एशियन पेंट्स हो गई, अपना भाई LG हो गई, ये सब हमारी क्या है, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। समझ आया भाई फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती हैं और नॉन फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है। एनी डाउट व्हाट फाइनेंशियल कंपनीज आर एंड व्हाट नॉन फाइनेंशियल कंपनीज आर। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो अभी आपको बताने वाला हूं। जैसे सपोज आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में लिखा हुआ फलाना फलाना कंपनी है, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए, लेकिन भाई ये जानकारी नहीं दी गई है कि जो कंपनी है ये फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन फाइनेंशियल कंपनी। ये जो कंपनी है जिसका कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें बनाना है, ये तो बताए कंपनी का नाम क्या है, लेकिन ये नहीं बताया कि फाइनेंशियल कंपनी है या नॉन फाइनेंशियल कंपनी। सुनना भाई, अगर ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, देन वी हैव टू अज्यूम इट्स अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अगर क्वेश्चन में कोई जानकारी नहीं दी है तो हमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अज्यूम नहीं करने, हमें सिंपल एक कंपनी अज्यूम करनी, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं। समझ आया? फिर से सुन लो भाई, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, और उस क्वेश्चन में आपको ये क्लियर नहीं दिया गया है कि भाई जो कंपनी है ये किस चीज में डील कर रही है, फाइनेंशियल है या नॉन फाइनेंशियल है, देन वी हैव टू अज्यूम इट्स अ फाइनेंशियल कंपनी। क्लियर है? सॉरी, देन वी हैव टू अज्यूम इट्स अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। गलती से बोल दिया भाई, लेकिन सुन लो, फिर से बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो कंपनी को क्या मानना है हमें, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। जैसे दूसरी दो कंपनीज होती है जो बैंक्स में फाइनेंस में डील नहीं करती, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब भाई आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान से सुनना भाई। क्वेश्चन क्या लिखा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर। ये जो कुछ ट्रांजेक्शंस आपके सामने, ये जो ट्रांजेक्शंस है, आपको ये बताना है कि ये ट्रांजेक्शंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इसके साथ साथ ऑल्सो डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कैश, और इसके साथ साथ आपको यह भी बताना है कि जो एक्टिविटीज हो रही हैं इससे कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके सामने। तो भाई मैंने यहाँ 3 कॉलम्स बना दी, एक्स्ट्रा 3 कॉलम्स बनाए ट्रांजेक्शन्स के आगे। एक तो फ्लो का, इसमें अपन इनफ्लो लिखेंगे, आउटफ्लो लिखेंगे। उसके बाद मैंने एक कॉलम बनाया नॉन फाइनेंशियल कंपनी का और एक कॉलम बनाया मैंने फाइनेंशियल कंपनी। ये इसलिए ताकि भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फाइनेंशियल कंपनी के लिए ऑपरेटिंग हो सकती हैं, तो भाई नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए वो कुछ और हो सकती है। समझ में आ रहा है? तो जरा ध्यान, मतलब इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, ध्यान से देखना। चलो, नॉन फाइनेंशियल कंपनी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लेते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी, लेट सपोज इट्स एशियन पेंट्स लिख देता हूँ। एशियन पेंट्स एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी जो है, जगह का मैं तो ए या पी लगा देता हूँ, एशियन पेंट्स। और फाइनेंशियल कंपनी में लेट सपोज यहाँ लिख लेता हूँ मैं भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, इनके नाम भी दे दी ताकि और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। नॉन फाइनेंशियल कंपनी क्या है, एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स भाई ऐसी कंपनी है जो भाई बैंकिंग सेक्टर से डील नहीं करती, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि नहीं है। ठीक, अब एक हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी है जो कौन है, एशियन पेंट्स, और एक फाइनेंशियल कंपनी कौन सी है हमारी, SBI। अब दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को, इन ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, दोनों एशियन पेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। चलिए भाई एक एक ट्रांजेक्शन अपन देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन लिखा है परचेज ऑफ मशीन। मशीन खरीदी गई। अब ध्यान से सुनना, अगर मशीन खरीदी गई है, चाहे मशीन अपनी भाई एशियन पेंट्स खरीदे या चाहे अपनी SBI खरीदे, दोनों के लिए वो फिक्स्ड एसेट है। क्योंकि भाई मशीन का क्या है, दोनों भाई मशीन में डील करते हैं क्या, दोनों मशीन्स में डील नहीं करते। तो अगर ये मशीन खरीद रहे हैं, कौन, चाहे एशियन पेंट्स हो चाहे SBI हो, अगर ये मशीन खरीद रहे हैं तो भाई ये इनका मेन काम है क्या, नहीं, इनका मेन काम नहीं है। मतलब ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं, ये इनकी भाई
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है मशीन को खरीद कर। आया समझ? तो भाई चाहे अपनी नॉन फाइनेंशियल कंपनी एशियन पेंट्स हो या हमारी फाइनेंशियल कंपनी एसबीआई हो, अगर मशीन फिक्स्ड एसेट्स खरीदे जाते हैं तो भाई फिक्स्ड एसेट्स कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये भाई इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और यहां पर भी ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। क्लियर है? समझ में? अच्छा चलिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन फ्लो कैसा हुआ, कैश का फ्लो कैसा, कैश आया या कैश गया? अब सुनना, अगर आप मशीन खरीदते हो भाई, मशीन खरीदते हो तो कैश क्या होगा, आपको देना पड़ेगा, तो कैश का क्या होगा भाई, कैश का आउटफ्लो हुआ। समझ में आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? एनी डाउट इन दिस? क्लियर है? चलिए अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज सैलरी पेड। सैलरी पेड, आपने सैलरी पे की। अब दोनों कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देखते हैं। अगर भाई एशियन पेंट्स अपने कर्मचारियों को सैलरी देती है या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने कर्मचारियों को सैलरी देती, क्यों देती है? क्योंकि भाई उन्हें अपना धंधा पानी चलाना है, बिजनेस चलाना है, और अगर धंधा पानी चलाना है, बिजनेस चलाना है तो सैलरीज तो देनी पड़ेगी। तो धंधा पानी चलाने के लिए, बिजनेस की रोजमर्रा की चीजों को करने के लिए ये एक्टिविटी हो रही है ना, सैलरी दी जा रही है, ताकि जो भाई रेगुलर वर्क है, डेली बेसिस पे जो होते हैं, वो भाई बिना किसी रुकावट के होते रहे। आया समझ? तो ये क्या है भाई, ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। चाहे भाई नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो या फाइनेंशियल कंपनी हो, दोनों की क्या है भाई, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट है। मतलब एशियन पेंट्स के लिए भी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में? अच्छा, और अगर अपन कैश के फ्लो की बात करें तो बट ऑब्वियस है, अगर आप अपने कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हो तो सैलरी देने पर कैश आएगा या जाएगा? कैश जाएगा। तो इससे क्या होगा भाई, इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। इससे क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा। आ रहा है समझ भाई? क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जरा ध्यान से देखना भाई, ध्यान से। लोन टेकन, लोन लिया गया, ठीक। अब लोन लिया गया, लोन क्यों लिया गया? देखो पहले अपन एशियन पेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, जो कि एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी। एशियन पेंट्स ने लोन लिया। अब एशियन पेंट्स ने लोन क्यों लिया? उसको पैसे की जरूरत होगी, इसलिए तो लोन लिया। तो पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए लोन लिया, मतलब क्या, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मतलब एशियन पेंट्स के लिए लोन लेना ये क्या है, ये एशियन पेंट्स के लिए इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लेकिन सुनना जरा ध्यान से, अगर कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन लेता है, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन लिया। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन क्यों ले रहा है भाई? लोन क्यों ले रहा है? कस्टमर्स को लोन देने के लिए। तो बैंक्स के लिए, सुनना ध्यान से, बैंक्स के लिए लोन लेना और लोन देना, बैंक्स के लिए लोन लेना और लोन देना, ये उनके डेली बेसिस के काम है भाई। आ रहा है समझ क्या बोल रहा हूं? ये उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट माना जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? बैंक के लिए नॉर्मल काम है, उसका ये इसी में तो डील कर रही है, उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है। आ रहा है समझ? तो भाई बैंक अगर लोन ले रहा है, बैंक अगर लोन ले रहा है तो उसकी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है? ध्यान से देखना थर्ड पॉइंट। अगर हम एशियन पेंट्स की बात करें, एशियन पेंट्स अगर लोन लेता है तो उसके लिए वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन लेता है तो ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आया समझ? अब सुनना, लोन चाहे कोई भी ले, ठीक, लोन कोई भी ले, मतलब चाहे आप वो भाई फाइनेंशियल कंपनी ले या नॉन फाइनेंशियल कंपनी ले, अल्टीमेटली पैसा तो आ रहा है ना भाई, कैश का क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। हाँ, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, लेकिन हमें यह कैश पे फोकस करना है। तो कैश क्या होगा, लोन लेने पर आएगा ना। सो इट रिजल्ट्स इन लोन अगर लिया है, इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश, इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। समझ आ रहा है भाई? ये 3 पॉइंट्स क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड। ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट पेड, ब्याज दिया। ब्याज क्यों दिया? लोन लिया था इसलिए ब्याज देना पड़ा। अब सुनना, अगर अपन एशियन पेंट जो कि एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उन्हें लोन लिया था, लोन लिया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब लोन पे जो ब्याज देना वो भी तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना भाई। तो भाई सुनना, जो इंटरेस्ट पे करेगा एशियन पेंट्स उसके लिए ये एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन एसबीआई अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो ये भाई उसके डेली बेसिस के काम है, ब्याज दे, मतलब कस्टमर्स को ब्याज देना, ये तो भाई उनका काम ही है ना। तो मतलब इंटरेस्ट पे करना ये बैंक्स की डेली बेसिस का काम है, ये उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो भाई ये इंटरेस्ट पेड जो है ये
एशियन पेंट्स के लिए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगी, लेकिन एसबीआई के लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर अपन बात करें कैश के फ्लो की, तो भाई इंटरेस्ट अगर पे कोई भी करे, चाहे वो बैंक हो या चाहे वो एशियन पेंट्स हो, पैसे अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो भाई होगा क्या, आपका कैश जाएगा। सो इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। इससे क्या होगा भाई, इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। समझ आ रहा है भाई, क्लियर है अच्छे से, ठीक। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इज सेल ऑफ बिल्डिंग। अब भाई इनने बिल्डिंग सेल की, एशियन पेंट्स ने बिल्डिंग सेल की, क्या उसका धंधा पानी बिल्डिंग का? नहीं भाई। एसबीआई ने के पास सपोज कोई बिल्डिंग है, वो भी उनने सेल कर दी, क्या उनका धंधा पानी बिल्डिंग का? नहीं, धंधा पानी बिल्डिंग का है ही नहीं। तो भाई ये बेसिकली इनने अपने फिक्स्ड एसेट सेल किए हैं। तो फिक्स्ड एसेट्स मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ध्यान से देखना भाई, बिल्डिंग चाहे हमारी एसबीआई एशियन पेंट्स बेचे या एसबीआई बेचे, दोनों के लिए यही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। दोनों के लिए क्या, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट माना जाएगा। समझ आ रहा है। और अगर अपन कैश के फ्लो की बात करें, बिल्डिंग बेचोगे तो कैश आएगा। सो इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। समझ आ रहा है ना भाई, क्लियर है अच्छे से। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। भाई सुनो, मैंने आपको बताया था कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती, या तो कंपनी बैंक से लोन लेती, बैंक से लोन नहीं लेना तो भाई कंपनी पब्लिक से पैसा लेती इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तो कंपनी पब्लिक से पैसा शेयर्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में क्यों ले रही है? बिकॉज उन्हें पैसे की जरूरत थी। तो ये क्या है भाई, पैसे की जरूरत को पूरा करना, ये उनके लिए क्या है, ये उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आ रहा है समझ? तो सुनना ध्यान से, अगर एशियन पेंट्स लोन लेता है, मतलब सॉरी लोन नहीं, शेयर्स इशू करता है, डिबेंचर्स इशू करता है अपने पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए, तो ये इसके लिए क्या होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी भाई, ये इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगी या नहीं होगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगी। अच्छा ये बताओ, एसबीआई के लिए शेयर्स इशू करना या डिबेंचर्स इशू करना, क्या ये इनके रोजमर्रा का काम है? डेली बेसिस पे यही काम करते हैं? नहीं भाई, डेली बेसिस पे ये काम नहीं करते। जब इनको पैसों की जरूरत होती है तब ये शेयर्स इशू करते हैं या डिबेंचर्स इशू करते हैं। तो शेयर्स इशू करना और डिबेंचर्स इशू करना फाइनेंशियल कंपनीज के लिए भी ये क्या है भाई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही है, क्योंकि इनको पैसों की जरूरत थी और उन पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए इनने क्या किया, पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्हें शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए। तो ये भी इनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अच्छा, अब अपन बात करें कि इससे कैश के फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई आप शेयर्स इशू करो, डिबेंचर्स इशू करो, अल्टीमेटली इससे आपके पास कैश आता है। सो इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज रेंट पेड, किराया दिया। एशियन पेंट्स ने किराया, हो सकता है एशियन पेंट्स किसी जगह पर किराए पे अपनी दुकानदारी चला रहा हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी किसी किराए की जगह पर अपना बैंक चला रहा हो। अब भाई किराए की जगह पर अगर किराया अगर पे करना पड़ रहा है इन जगहों पर, तो बट ऑब्वियस है वो हर महीने पे करना पड़ेगा। अब हर महीने पे करना पड़ेगा, ये एक नेसेसिटी है। अगर आप किराया पे नहीं करोगे तो भाई आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। तो अगर बिजनेस को ऑपरेट करना है तो आपको किराया देना पड़ेगा। तो रेंट पेड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज व्हाट, इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो भाई फिर से बता रहा हूं, चाहे हमारी एशियन पेंट्स हो या चाहे हमारी एसबीआई हो, दोनों के लिए ही किराया पे करना क्या होगा भाई, हमारा किराया पे करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। आ रहा है समझ? अच्छा, अब अगर अपन इसके फ्लो के बारे में बात करें तो किराया अगर आप पे करोगे तो भाई कैश आपका जाएगा। सो इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। इससे क्या होगा भाई, कैश का आउटफ्लो। अब सुनना ध्यान से, नेक्स्ट इज रेंट रिसीव। ध्यान से सुनना, आप जो बता रहा हूं ध्यान से। रेंट रिसीव, आपको रेंट रिसीव हुआ, आपको किराया मिला। तो किराया क्यों मिलेगा भाई? या तो आपकी कोई बिल्डिंग होगी, या तो आपकी कोई जमीन होगी जो आपने किराए पे दे के रखी होगी, तभी तो आपको किराया मिले। तो जमीन होगी, बिल्डिंग होगी, तो वो क्या है आपकी भाई, वो फिक्स्ड एसेट्स है ना, और उसी पे तो मिल रहा है आपको किराया। आ रहा है समझ? तो वो क्या होगा भाई, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप एशियन पेंट्स का मेन काम क्या, किराया इकट्ठा करना है अपनी जमीन पे या अपनी बिल्डिंग पे।
एसबीआई का काम, मेन काम क्या, उनकी किराया इकट्ठा करना अपनी ज़मीन पे या अपनी बिल्डिंग। तो भाई ये जो किराया रिसीव हो रहा है, रेंट जो रिसीव हो रहा है, ये फिक्स एसेट्स पे रिसीव हो रहा है। तो रेंट रिसीव इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चाहे भाई एशियन पेंट्स हो, चाहे अपना एसबीआई हो, दोनों के लिए ही किराया जो रिसीव हुआ है, किराया जो रिसीव हुआ है, इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ आ रहा है? वेरी देखो, रेंट पेड इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड रेंट रिसीव्ड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अच्छा, अब इसके अगर अपन फ्लो की बात करें, रेंट अगर रिसीव हुआ है तो भाई पैसा आया, तो ये क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश। इससे क्या होगा भाई, कैश का इनफ्लो का। समझ आ रहा है भाई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड, अब डिविडेंड पे किया। डिविडेंड किसको पे करते हैं भाई? बताया था ना पहले, शेयर होल्डर्स को। क्यों पे कर रहे हो? क्योंकि आपने शेयर्स इशू किए थे, उनको आपने अपनी कंपनी का शेयर होल्डर्स बनाया। अब शेयर होल्डर जब वो बन गए तो उनको आप क्या दे रहे हो, डिविडेंड। तो शेयर्स क्यों इशू किए थे? पैसे की जरूरत थी। शेयर क्यों इशू किए थे? पैसे की जरूरत थी। तो भाई पैसे की जरूरत थी, शेयर इशू किए, पब्लिक से पैसा ले लिया। अब उस पर आपको क्या देना पड़ रहा है भाई, डिविडेंड पे करना पड़ रहा है। तो डिविडेंड पे करना क्या कहलाना चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपने शेयर्स क्यों इश्यू किए थे? क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी, फाइनेंस की जरूरत थी। आ रहा है समझ? तो भाई डिविडेंड पेड इज व्हाट इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चाहे वो बैंक हो, बैंक भी शेयर इशू करे और उस पर अगर उन्हें डिविडेंड पे करना पड़ रहा है तो भी वो उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। या कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी जैसे एशियन पेंट्स, उनके लिए भी क्या है भाई, वो उनके लिए भी वो एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो भाई यहां पर ये डिविडेंड पेड एशियन पेंट्स के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है और एसबीआई के लिए भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। आ रहा है समझ? और अगर अपन बात करें फ्लो ऑफ कैश की, तो क्या लगता है आपको, डिविडेंड पे करोगे तो कैश आएगा या जाएगा? बट ऑब्वियस है, क्या कैश जाएगा। सो इट रिजल्ट्स इन आउटफ्लो ऑफ कैश। इससे क्या होगा भाई, कैश का आउटफ्लो होगा। समझ आ रहा है भाई? अच्छे से ध्यान से सारी चीजें समझ लो, क्योंकि ये सारी चीजें आगे भाई काम आने वाली हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज डिविडेंड रिसीव्ड। डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, ये तो हमें पता है ना भाई, डिविडेंड शेयर होल्डर को दिया जाता है, तो हम डिविडेंड शेयर होल्डर को पे करते हैं। लेकिन यहां लिखा क्या है, डिविडेंड रिसीव। तो डिविडेंड रिसीव कब होता है? डिविडेंड पे करते हैं जब कंपनी शेयर इशू करती है, ये तो पता है, लेकिन डिविडेंड रिसीव कब होता है भाई? डिविडेंड तब रिसीव होता है कि जब एक कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले। कोई एक कंपनी अगर दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो वो सामने वाली कंपनी हमें डिविडेंड देती, तब हमें क्या होता है, डिविडेंड रिसीव होता है। तब हमें डिविडेंड रिसीव होता है। तो भाई अगर हम एक कंपनी है और अगर हम एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, अगर हम एक दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो क्यों खरीद रहे हैं भाई? क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, इट मींस इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। समझ में? हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है। सो इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। नहीं भाई, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। ध्यान से भाई, इसे क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। और भाई अगर हम कैश के फ्लो की बात करें तो क्या कैश आएगा या जाएगा? डिविडेंड मिलेगा तो कैश का क्या होगा भाई? कैश का इनफ्लो होगा। डिविडेंड अगर रिसीव हुआ तो कैश का क्या होगा? इनफ्लो होगा। ध्यान से देखना, डिविडेंड पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बट डिविडेंड रिसीव इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चाहे एशियन पेंट्स हो, अगर उसे डिविडेंड मिल रहा है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, उससे डिविडेंड मिल रहा है, बोथ आर कंसिडर्ड एज व्हाट? बोथ आर कंसिडर्ड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझ में आया? अच्छा वेट अ मिनट, एक चीज सुनना, सॉरी, ये जो भाई हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके लिए तो इन्वेस्टिंग है नो डाउट। ये सुनना ध्यान से, क्या बता रहा हूं, थोड़ी सी गलती हुई मुझसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है एक फाइनेंशियल कंपनी। अब फाइनेंशियल कंपनी जो है मतलब इट्स अ बैंक, इसका मेन काम क्या होता है? पैसा इनके पास आता है। पैसा इनके पास क्या है?
आता है डिपॉजिट्स के फॉर्म में। तो ये जो डिपॉजिट के फॉर्म में पैसा बैंक्स के पास आता है, जनरली बैंक्स इसको क्या करता है, जनरली बैंक्स इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता रहता है। कहीं ना कहीं बैंक्स क्या करता है, इन पैसे को आइडल पड़ा नहीं रहने देता, कहीं ना कहीं इसको क्या करता है, इन्वेस्ट करता रहता है। तो बैंक्स जो है वो भाई कहीं ना कहीं पैसों को लगाता रहता है, इन्वेस्ट करता है, तो उनको इस पे डिविडेंड रिसीव्ड होता रहता है। तो ये इनकी क्या है, ये इनकी भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, ये इनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। समझ आया क्यों ऑपरेटिंग, क्योंकि भाई डिविडेंड रिसीव्ड ये इनके लिए नॉर्मल बात है, इनको डिविडेंड मिलता रहता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। तो बैंक्स के लिए डिविडेंड रिसीव अगर हुआ है तो वो उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो भाई आज के लिए इतना ही है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट और उसको एक्चुअली में कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो भाई आज के लिए जितना भी आपको समझाया गया, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को भाई नोट डाउन कर लो, ठीक, ताकि आगे चल के आपको ये याद रहे और चीजें आपको करने में मदद मिले। तो उसको कॉपी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो आज के लिए इतना ही है।